बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी आपको पता है ज़ोरों के ऊपर है। और इस वक्त जब हम पाकिस्तान की मशरक़ की सरहद पर देखते हैं तो मुख्तलिफ़ ख़बरें भी ऐसी आ रही हैं कि इंडिया ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। हमारी नज़रों से ओझल नहीं है हमारी जो मग़रबी सरहद है, यानी जो अफ़गानिस्तान की साइड है। इस पर आज फिर एक मरतबा फिर तफसीली रोशनी डालनी है कि हमारी जो मग़रबी सरहद है इसकी क्या अहमियत है, हमारी नज़र में क्या अहमियत होनी चाहिए और इसकी अहमियत जो है ये भारत की नज़र में क्या है। और फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं ये काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि एक आला ओहदेदार जो हैं इंडिया के ये पहुँचे अफ़गानिस्तान और काबुल में इसकी मुलाकात हुई है अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से। इस मामले पर भी बात करनी है, इसकी ज़रूरत भारत ने क्यों महसूस की, और साथ में जो पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने एक बयान जारी किया है और इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जो मिलिटेंट्स हैं जिनका ताल्लुक़ बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे, इनको दरअंदाज़ी की कोशिश के दौरान मारा गया और 54 अफराद मारे गए हैं। ये मिलिटेंट्स ये शुमाली वज़ीरिस्तान में जो सरहदी इलाका है हसन खैल, यहाँ पे ये वाक़या हुआ है। और इस वाक़े की तफसील से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि करक और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में बताया गया है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कि यहाँ पर 3 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों में 15 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और इनमें 2 अहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं। साथ में दश्त बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पे 2 मुसल्लह अफराद जो हैं ये मारे गए हैं। एक मुश्तबे जो इसमें शख्स था उसका ताल्लुक़ दाइश से बताया गया है और ये बताया गया है कि फ़ोर्सेस ने जब इनमें से एक बंदे को गोली मारी तो उसने ख़ुदकुश जैकेट पहना हुआ था और जिसने गोली मारे जाने के बाद ख़ुद को उड़ा दिया। ये एक वाक़या और ये जो मैंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद की बात की है और 54 मिलिटेंट्स की बात की है, इस पर मैंने तफसीली बात करनी है। लेकिन एक ख़बर एक और भी है। मौलवी फ़कीर मोहम्मद को आप अच्छी तरह जानते हैं, बाजोड़ से इनका ताल्लुक़ है। इनके बेटे को एक कार्रवाई में मारा गया है और मौलवी फ़रीदुल्लाह के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। मौलवी फ़रीदुल्लाह वल्द मौलवी फ़कीर मोहम्मद। ये मामूंद बाजोड़ का सरहदी इलाका है और पाक अफ़गान सरहद पर ये झड़प हुई है। इस झड़प में 3 अफराद मारे गए थे और इब्तदाई तौर पर जो 2 अफराद थे इनकी तो शनाख्त हो गई थी, दरवेश और अब्दुर्रहमान के नाम से, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। ये जो तीसरा बंदा था मौलवी फ़रीदुल्लाह, अब इसकी तस्दीक हो गई है कि ये मौलवी फ़कीर मोहम्मद का बेटा है और ये इस कार्रवाई में मारा गया है। मौलवी फ़कीर मोहम्मद आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की एक जेल में क़ैद थे। अफ़गान तालिबान जब दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए तो जब उन्होंने जेलों के दरवाज़े खोले और बहुत सारे कैदी जो थे वो आज़ाद हो गए, वो रिहा हो गए। तो इनमें पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स थे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग थे या मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो वहाँ पे गिरफ़्तार किए गए थे, क़ैद रखे गए थे, उनको जब रिहाई मिली तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद को भी रिहा कर दिया गया था और आजकल इनका TTP की क़यादत में नाम लिया जाता है। अफ़गानिस्तान में इनके बारे में कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। ये जो 54 अफराद के बारे में बताया जाता है कि इनको मारा गया है, बाकायदा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बाकायदा इनकी तस्वीर भी जो है वो जारी की गई हैं। इस हवाले से एक तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा है कि मिलिटेंट्स की इतनी बड़ी तादाद जो है ये मारी गई है। ISPR ने जो इस हवाले से एक बयान जारी किया है, उस बयान के मुताबिक गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए ये दरअंदाज़ी कर रहा था, ये पूरा ग्रुप इतने ज़्यादा लोगों का। और एक ऐसे वक्त में अस्करियत पसंदों की ये कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं जब इंडिया पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। इससे बखूबी ये अंदाज़ा होता है, ये ज़ाहिर होता है कि ये गिरोह जो है ये किसके इशारे पर काम कर रहा है। ISPR के बयान के मुताबिक फ़ोर्सेस की तवज्जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से हटाना मकसूद है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का ये हिस्सा है ताकि अस्करियत पसंदों को सांस लेने का मौका मिल सके। वो अस्करियत पसंद जो फ़ोर्सेस के पे दर पे हमलों से शदीद दबाव में हैं। ये
ظاہر ہے کہ جب ہم مشرقی سرحد کی بات کرتے ہیں تو پھر پوری توجہ اگر پاکستانی فورسز کی بات کی جائے تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پوری توجہ ہماری اب مشرقی سرحد کے اوپر ہے، اور کہا جا رہا ہے خصوصاً لائن آف کنٹرول کے اوپر جو متنازع ایک علاقہ ہے، آزاد کشمیر ہے اور پھر بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پہ جو بیچ میں سرحدی علاقہ ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پاکستانی عوام کی بھی نظریں ہیں، پاکستانی فورسز کی بھی نظریں ہیں، اور شاید انڈیا کو بھی کبھی یہ خیال ہے، یا جو ملیٹنٹس مختلف علاقوں میں جو پاکستانی جو مغربی سرحد ہے یہ پاکستان کی سائڈ پہ ہوں یا پاکستان سے اس طرف افغانستان کی سائڈ پہ ہوں، شاید ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ساری کی ساری توجہ جو ہے یہ مشرقی سرحد کے اوپر ہے، تو اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں بتایا گیا کہ جی در اندازی کی کوشش کی گئی۔ اس پر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، اس بڑی کارروائی پر طرح طرح کے تجزیے سننے کو مل رہے ہیں۔ اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے، کوئی در اندازی ہوتی ہے، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جس میں بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے را ملوث ہے، اور را کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہی غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں، جو بھارتی ایجنسیاں ہیں، یہ پاکستانی تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ تنظیمیں افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس قسم کے تجزیے اور اس قسم کے تبصرے جو ہیں یہ سننے کو مل رہے ہیں۔ میری بات کا جو فوکس ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، اور وہ مختلف اس لیے ہے کہ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے مابین انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے۔ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات ہوئی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور افغانستان کے نائب جو وزیر اعظم ہیں عبدالسلام حنفی سے، اور اس ملاقات میں یا اس ایک روزہ دورے میں بہت ساری باتیں ہوئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو تجارت کے معاملات ہیں، ان معاملات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے، اور خصوصاً کالعدم TTP کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ افغان مہاجرین کا جو معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس میں بہت ساری رعایتیں بھی پاکستان کی طرف سے ان رعایتوں کا اعلان کیا گیا، اور جو شکایات تھیں افغان حکومت کو افغان مہاجرین کے حوالے سے، تو ان میں سے بہت ساری شکایات کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ افغان حکومت بھی اس سلسلے کو دیکھ رہی ہے، اس ساری صورتحال پر افغان حکومت کی بھی نظر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جو کشیدگی ہے، ایک تو آپ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی نوعیت دیکھیں تو یہ اتار چڑھاؤ کا، نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں یہ تعلقات۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان کا بڑا جھکاؤ نظر آیا اسی کشیدگی کے دوران، جب پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ تھے۔ ایک تو مختلف جو سفارتی مشنز ہیں مختلف شہروں میں بھارت کے، یعنی افغان سفارتی مشنز، ان کو بحال کیا گیا، یہاں پہ نیا عملہ جو ہے اس کو تعینات کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جس سیکرٹری خارجہ نے وکرم مسری نے جو اعلانات کیے تھے پاکستان کے خلاف حالیہ پہلگام واقعے کے بعد، تو یہی وکرم مسری جو ہے یہ کچھ ہی عرصہ قبل کابل میں نظر آئے تھے۔ کابل میں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں مختلف افغان وزراء سے، خصوصاً وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور پھر یہ جو تعلقات کی نوعیت ہے افغانستان کی اور بھارت کی، تو اس سے بھارت کو بڑی امیدیں ہیں افغانستان سے، افغانستان کی سرزمین سے۔ لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہے افغان طالبان نے، اور افغان طالبان نہ تو کوئی قدم اٹھائیں گے، نہ وہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جس سے پاکستان کے جو اس کے تعلقات ہیں ان پر کوئی اثر پڑے۔ اب باقی بہت سارے ممالک بشمول امریکہ اور چین کا جو اس حوالے سے رد عمل ہے، جو ریئیکشن ہے، اس پر بھی افغان طالبان کی نظر ہے۔ تو افغان طالبان ظاہر ہے کہ ایک بچے تو وہ ہیں نہیں کہ اس ساری صورتحال میں وہ اپنا سارا وزن جو ہے وہ انڈیا کے پلڑے میں ڈالیں۔ اب بھارت کی نظر میں افغانستان کی ظاہر ہے کہ جس اہمیت کی میں بات کر رہا تھا پچھلی ویڈیو میں، تو افغانستان کی اہمیت ہے۔ پاکستان کو بھی اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کو اپنے تعلقات مزید بہتر بنانے ہوں گے اور رابطوں میں اضافہ کرنا ہوگا کابل کے ساتھ۔ جس طریقے سے بھارت نے فوری طور پر پرتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا نمائندہ جو ہے وہاں پہ بھیجا ہے، آنند پرکاش کے نام سے، آپ اچھی طرح شاید ان کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ DG ہیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے حوالے سے جو کہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے
वजारत ख़ारजा, भारत का जो वजारत ख़ारजा है, और ये नुमाइंदा खसूसी हैं ख़ारजा उमूर के लिए। तो ये आज काबुल में नज़र आए। अमीर ख़ान मुत्तकी से इनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात को ज़ाहिर है कि ज़्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है कि एक तरफ अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नोयत देखते हैं तो भारत को एक परेशानी है। भारत के जो चीन के साथ ख़राब ताल्लुकात हैं और चीन के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो चुके हैं। और भारत और जो अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो ना अच्छे हैं और ना बुरे हैं। ये नोयत है ताल्लुकात की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे, अब वो ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं, वो ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल चुकी है। अब इस सारी सूरत हाल में हमें तो ज़ाहिर है कि ना तो चीन की फ़ौज की मदद की ज़रूरत है, ना हमें ईरानी फ़ोर्सेस की मदद की ज़रूरत है, ना हमें किसी हवाई जहाज़ की, किसी मुल्क की हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, ना हमें क़यादा फ़ौज की ज़रूरत है कि जी वो फ़लाँ मुल्क हमें फ़ौज भेजे ताकि हम भारत के ख़िलाफ़ लड़ सकें। लेकिन एक अखलाकी, एक सफ़ारती सपोर्ट होती है जो आपको अपने ख़ुसूसन जो बड़ी ताकतें हैं उनकी तरफ से ज़रूरत होती है, और जो इस ख़ित्ते में आपके पड़ोसी ममालिक हैं उनकी तरफ से आपको ज़रूरत होती है। अगर भारत ये पूर्ति दिखा सकता है तो फिर पाकिस्तान भी चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा ना सही जो नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं, एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ख़ान, इनको फ़ौरी तौर पर काबुल जाना चाहिए। फ़ौरी तौर पर ये राब्ते जो हैं ये इनका तसलसल होना चाहिए। जिन मामलात पर बात हुई है उन मामलात पर पेशरफ्त होनी चाहिए, और ख़ुसूसन ये दिखाना चाहिए दुनिया को भी और ख़ुसूसन भारत को कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अब वो नहीं हैं जो पहले थे। अब जिस तरीके से ये दरअंदाज़ी होती है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस मामले पर भी बातचीत हुई है कि जी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का क्या किया जाए। अब जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी पकड़ दकड़ नहीं होती, अगर उन पे वहाँ पे दबाव नहीं है, तो ये ज़रूर है कि वो शायद ये समझ रहे हों कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की सारी तवज्जो मशरिक़ी सरहद के ऊपर है, तो क्यों ना दरअंदाज़ी करते हुए पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल हुआ जाए। कुछ सिक्योरिटी ज़राए इस ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि आइंदा कुछ दिनों में खुदा न खास्ता बड़े वाक़यात हो सकते हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पाकिस्तान के किसी बड़े शहर के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल है सिक्योरिटी के मामलात हैं। जो भी इस हवाले से नई अपडेट होगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरी आखिर में वही पुरानी एक गुजारिश कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।